हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम बना रहे हैं ओसवाल का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर 1 का रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है 25 का और क्वेश्चन कहता है फाइंड एन एक्यूट एंगल। कहता है एक्यूट एंगल बताइए थीटा। थीटा का जो एक्यूट एंगल है उसका वैल्यू निकालना है। व्हेन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 - √3/1 + √3। ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम बताए थे यदि थीटा का वैल्यू निकालना है तो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सेम करना है, चाहे साइन हो या कोस हो, टेन हो, कोट हो, जो भी है करना है। ये सिंगल टर्म में रहेगा तब, लेकिन डबल टर्म में रहे तो उसको लिए क्या करना है, बहुत सारा प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो दोनों को साइन बना देंगे, दोनों को कोस बना देंगे। दोनों को साइन बनाइए, इसको भी दोनों साइन बनाइए, कैलकुलेट कीजिए, लास्ट में एंगल का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दोनों को डिवाइड कीजिए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि साइन से डिवाइड कीजिए, साइन थीटा से, या फिर कोस थीटा से कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, तो इससे भी बन जाएगा। तीसरी बात यह है कि इसको कंपेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, एकदम सबसे सिंपल तरीका जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही हो, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। कोशिश करेंगे कि क्या दोनों को इसको 1 बना सकते हैं। यदि ये 1 बन गया तो इधर भी मेरा वैल्यू आज ईजिली निकल जाएगा। अब 1 कैसे बनेगा, कोस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, यानी पूरे टर्म को कोस थीटा से हम डिवाइड कर दें तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब जिस टर्म में ये आ जाए उसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। ये कंपेयर कर देंगे, जब सब कुछ इधर सेम है तो इधर भी आपस में सेम होगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन जो गिवन है, गिवन क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय क्या हो गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1 - √3/1 + √3। ये क्या है, ये गिवन है दोस्तों, ये है गिवन। अब ये दिया हुआ है। अब आ जाइए क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, इसको हमको 1 बनाना है, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, इसको भी बाय कोस थीटा को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड किए। ठीक है, कहाँ पे, बाय ऑन लेफ्ट हैंड साइड है ना। लेफ्ट हैंड साइड में किए, राइट हैंड साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों को इक्वली हम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कोस थीटा टर्म को डिवाइड कीजिए, कोस थीटा बाय ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, कोस थीटा। मतलब सबको कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं। जिससे मेरा कहना है ए प्लस बी बाई, यदि सी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A/C प्लस B/C, लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग। सी दोनों के से मतलब डिवाइड करेगा, इसका मतलब ए को भी करेगा और बी को भी करेगा, अलग अलग। उसी प्रकार से हम पूरा कोस थीटा को कर रहे हैं, तो कोस थीटा को कोस थीटा से भी डिवाइड कर दिए और साइन थीटा को भी कोस थीटा से डिवाइड किए। उसी प्रकार नीचे कीजिए, कोस थीटा का डिवाइड होगा कोस थीटा से प्लस साइन थीटा का डिवाइड होगा कोस थीटा से, क्योंकि पूरे टर्म को कोस थीटा से कर रहे हैं और पूरे टर्म को भी कोस थीटा से कर रहे हैं। ये अब राइट साइड में कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये उसी फॉर्म में हम लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। 1 + √3 और 1 + √3, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, कोस थीटा डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है, लिख दीजिए टेन थीटा बाय ये क्या होगा 1 प्लस ये भी क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 - √3/1 + √3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए, एकदम इक्वेट कीजिए इसको, है ना।
वन वन की इक्वल है, ये भी वन की इक्वल है, ये माइनस माइनस की इक्वल है, प्लस प्लस, इसका मतलब टेन थीटा इसके इक्वल होगा, और टेन थीटा जो मतलब टेन थीटा यहाँ भी √3 है और टेन थीटा यहाँ भी √3 है, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सबको ईजिली आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेटिंग 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 बोथ पार्ट्स दोनों तरफ को हम क्या किए, इक्वेट किए। तो हम क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू √3, मतलब टेन थीटा की जगह क्या है, √3 है। अच्छा से गौर कीजिए। अब टेन थीटा हमको देखना है कि टेन थीटा कितना का वैल्यू √3 होता है। आपको पता होगा टेन थीटा कितना का वैल्यू √3 होता है। तो हम लोग को पता है कि टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3। मैं बताया था जब भी हमको एंगल का वैल्यू निकालना हो तो दोनों तरफ सेम करेंगे, इधर टेन है तो इधर भी करेंगे, इधर साइन है तो इधर भी, इधर कोस है तो इधर भी, इस टाइप से, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे पहले भी कि ये टेन टेन काटिएगा नहीं, चूँकि ये मल्टीप्लाई दोनों के बीच नहीं है, मल्टीप्लाई फॉर्म करता है इस। तो यहाँ पर जब टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री है, ये आगे सेम है तो पीछे भी सेम होगा, यानी इसका एंगल किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। तो यही पूछ रहा था स्टूडेंट कि ये एंगल का वैल्यू बताइए, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यही हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में ही कि ये जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो कहता है एन एक्यूट एंगल थीटा। तो ये 60 डिग्री मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यही हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन दैट √3 इज इरेशनल। कहता ये आपको दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 5 + √3 इज इरेशनल। तो आप ये प्रूव कीजिए कि ये 5 + 2√3 जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो बनता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से बनता है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कहेंगे कि ये इरेशनल, हम इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे नहीं ये इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। हम इसका मतलब अपोजिट मान के चलेंगे, तो ये मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। तो लिखेंगे लेट अस assume that let us assume that let us assume that 5 + 2√3 है ना, इज इरेशनल। मान लेते हैं कि यह है, क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन हम मान के चले कि अभी कुछ देर के लिए ये क्या है, रेशनल है। जब रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। 5 + 2√3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/Q। अच्छा, P/Q सिर्फ लिख देने से वो रेशनल नहीं होता है, उसके के लिए कंडीशन होना चाहिए कि P/Q के साथ P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q = 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ P और Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेयर हम ये भी मान लेते हैं कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स, जो रेशनल नंबर का क्राइटेरिया है उसको हमको लिखना पड़ेगा, इंटीजर्स नहीं तो नहीं होगा, इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ अल्सो P and Q जो होगा वो क्या होगा, कोप्राइम होगा। P and Q आर कोप्राइम। अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। कहता है कि ये P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ P/Q हम लिख देने से नहीं होगा, जैसे √3/2 लिख दिए तो ये रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। दोनों इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तब ये पूरा कंडीशन हम लिख दिए कि ये हम ऐसे ही माने हैं, पूरी तरह से मान चुके हैं। अब क्या है, आल्सो P and Q आर कोप्राइम। कहने का मतलब है P और Q में कोई ऐसा नंबर नहीं है इंक्लूड जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए।
पी एंड क्यू हैव नो ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के सिवाय कोई भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को पी एंड क्यू क्या है, एक को प्राइम भी है। समझ आ रहा है? तो आगे चलते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√3, जो मेरा √3 वाला टर्म है उसको इधर रखेंगे, इक्वल टू पी बाय क्यू प्लस 5 है, उधर जा क्या होगा -5। देखिए ये रेशनल नंबर है, ये भी क्या है रेशनल नंबर, 5 भी हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर है, चूँकि 5 को लिख सकते हैं 5/1 जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म है, और क्यू जो है नीचे 0 नहीं होता है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तो वैल्यू हो गया आपका, क्या हो गया, क्यू हो गया P-5Q, इतना हो गया। अब देखिए हमको जानते हैं एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से चाहे तो ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो रेशनल नंबर ही होता है, डिवाइड करने से नहीं होता है। जैसे 5 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो सम कहिए या डिफरेंस कहिए या प्रोडक्ट कहिए, रेशनल नंबर का जो तीनों का एडिशन होता है वो रेशनल नंबर होता है। यानी ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल है, ये रेशनल तो हम लिए हैं, और ये भी रेशनल है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ तक लिख चुके, अब 2√3 इक्वल टू इतना। अब आ जाइए √3, क्योंकि √3 हमको दिया हुआ है कि इरेशनल है। अब क्या है, √3 को इधर लिखिए, अच्छा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके होगा डिवाइड में, यानी कि P-5Q बाई क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, 2Q हो गया। अब देखिए कोई नंबर जो है ना, ये है, इसको 2 ले आया इधर, तो 2 से हम डिवाइड भी इधर कर रहे हैं, तो ये क्या है, 2 मेरा क्या है, चूँकि ये मेरा 0 नहीं है, तो 0 को छोड़ के मान लीजिए 5 रहता, 5 को हम 0 से करते डिवाइड, ठीक है, तो वो रेशनल नहीं इरेशनल बन जाता। लेकिन 0 को छोड़ के कोई भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे कोई रेशनल नंबर को, तो वो क्या होता है, रेशनल नहीं नंबर होता है, हम लोग को पहले पता है। अब देखिए ये टोटल रेशनल नंबर है, हमको वो रूल के अनुसार हम जान रहे हैं एकदम ये रेशनल नंबर ये है ही। लेकिन ये ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इरेशनल है, इरेशनल है। आप कहिए इधर रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल, ऐसा कभी होता है क्या? इक्वल टू का मतलब है दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी बोथ आर सेम, दोनों सेम होना चाहिए, चाहे तो दोनों रेशनल ही होगा या फिर दोनों इरेशनल होगा। लेकिन यह कहता है ना ये तो रेशनल है लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब और एज्यूम्पशन क्या हो गया, इज रॉन्ग, जो हम सोचे थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ये जो है, ये जो है टर्म, ये हम मान के चले थे रेशनल है, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्या है, ये टर्म जो है इरेशनल ही है, हम जो मान रहे थे वो बिल्कुल गलत है। तो वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, RHS इज क्या है, रेशनल, बट LHS इज रेशनल, इरेशनल। देयरफॉर आवर, है ना, आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग। मेरा जो सोच था वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो एक कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू ये मेरा जो है क्या है कि रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये पॉसिबल नहीं हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ एरिजन ड्यू टू आवर रोंग, ठीक है। ये क्या देता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन देता है, इसको हम लिख सकते हैं विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन, ये गुड कॉन्ट्राडिक्शन देता है। यानी ये जो कहना चाहता है क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ये इधर कहना चाहता था इसको क्या, कि रेशनल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हम कह रहा है रेशनल है जबकि ये इरेशनल है, ये हमको कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन देता है। हैंस इस प्रकार से क्या है, ये जो टर्म है रेशनल नहीं है, क्या है, 5 + 2√3 इज इरेशनल,
इरेशनल प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का पी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है ना, कहता है ये जो पोलिनोमियल है इसका जो जीरो है, ठीक है, पोलिनोमियल का जीरोज होता है, जो वैल्यू आते हैं वो क्या कहलाता है, जीरोज कहलाते हैं। आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 3। कहता है कि एक पोलिनोमियल है, इसका जो पोलिनोमियल का जो जीरो होगा, जो वैल्यू होगा x का, वो क्या होगा, डबल होगा किसके, इस पोलिनोमियल के, है ना, इस पोलिनोमियल के जो जीरो होंगे उसका वो डबल होगा। ये मान लीजिए इसका दो मतलब जीरोज होगा अल्फ़ा बीटा, तो इसका डबल होगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा। मान लीजिए यहाँ पर m और n है दो इसका जीरोज, तो इसका होगा 2m और 2n, मतलब इसका डबल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो आप बताइए यहाँ पर p और q का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका जो वैल्यू होगा, इसका जीरो का जीरो जो होगा वो इसका डबल होगा। तो ये हम यदि हम मान लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2x के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसका दुगुना, तो इसको पहले मान लेते हैं कुछ, या फिर पहले इसको मानेंगे तो ये मेरा आधा हो जाएगा, ये डबल होगा तो ये आधा होगा, ऐसे मान सकते हैं। तो इसी को मान लेते हैं पहले। क्या मानते हैं हम, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of equation 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये जो पोलिनोमियल है इसका दो जीरोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा हम मान लिए, ठीक है। अब क्या है, इसका जब हम मान लिए अल्फ़ा बीटा, तो आप लोग को जानना चाहिए कि दो चीज़ हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज मतलब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो माइनस बी बाई ए होता, आपको पता है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5 बाई ए का वैल्यू क्या है, तो है 2, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको जस्ट नीचे लिखिएगा, है ना, मेरे पास टाइम नहीं, इस जगह नहीं, इसीलिए हम राइट साइड लिखते हैं। क्या होगा, 5/2, ये हो गया। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, यानी ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का फॉर्म होता है, तो ये सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है, -3, ये जो साइन है उसको लेके चलना है, -3, ठीक है, -3, ये सी हो गया। और ए क्या है मेरा, 2 हो गया। तो भी मिला जुला के हो गया सम ऑफ जीरोज, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज़ मिल गया। अगेन अब आ जाइए जो मेरा बात चल रहा है, अगेन ये कहता है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जो जीरो होगा इससे दोगुना होगा, तो दोगुना मानेंगे। लेट क्या है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, है ना, आर या बी, है ना, बी, ठीक है, बी भी लिख सकते हैं हम लोग, बी जीरो, है ना, जीरोज ऑफ इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये जो पोलिनोमियल है इसका जो जीरोज है इससे दोगुना मान लिए, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू होगा, ये दोनों को जोड़ने से माइनस बी बाई ए, तो क्या होगा, माइनस पी बाई क्या हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या 1। अच्छा देखिए 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा माइनस पी होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या होगा, डिवाइड में, माइनस पी बाई क्या हो गया, 2 हो गया, -p/2 हो गया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जस्ट ऊपर में हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू था कितना है, 5/2, तो यहीं पर रख देंगे, क्या रख देंगे, 5/2
इक्वल टू माइनस पी बाई टू। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दोनों कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, है ना। तो इसको आप उधर भी ले जा सकते हैं। माइनस पी का वैल्यू क्या हो गया 5, माइनस पी का वैल्यू हम लिख सकते हैं 5। तो पी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। पी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, ये माइनस से डिवाइड कर देंगे दोनों को या फिर मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो क्या होगा -5। यानी माइनस पी इक्वल टू 5 है तो पी का वैल्यू क्या होगा -5 होगा। तो ये निकल गया किसका वैल्यू, ये निकल गया आपका पी का वैल्यू। अब चलते हैं उसी प्रकार से, कब निकला, जब हम सम ऑफ जीरोज लिए। तो अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका सम निकाले तो उस प्रकार से क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो सम से निकल गया पी का, प्रोडक्ट से निकल जाएगा क्यू का, चूँकि प्रोडक्ट में क्यू आ जाएगा मेरा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन या नाउ लिखेंगे, नाउ 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू है तो लिख दीजिए क्यू बाय ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 हमको 2 इंटू 2, ये कॉमन नहीं निकलेगा बल्कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 2 जा कितना होता है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा क्यू। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा क्यू बाय 4। अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू ऊपर में देखिए क्या है -3/2, -3/2 है, तो हो गया -3/2 इक्वल टू क्यू बाय 4। अच्छा ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा -6 इक्वल टू क्यू, इतना होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब -6 इक्वल टू क्यू है, इसका मतलब क्यू का वैल्यू कितना होगा -6। अब हमको पता चल गया पी का वैल्यू कितना है और क्यू का वैल्यू कितना है। हेंस या देयरफॉर पी इक्वल टू हो गया -5 एंड क्यू इक्वल टू हो गया आपका -6। ये हमको निकालना था, ये निकल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 28 नंबर। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कहता है ये ट्रेन जो है ये सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से ये सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है, जो है सो वही है, वही स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन, कहता है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है कि यदि उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, स्पीड में बढ़ा देना है, ठीक है। जितना था उसमें 6 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए आप 60 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो 6 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 66 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए आप 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो हो गया, उसमें 6 ऐड कर दीजिए, क्या होगा 56 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस दैन द से स्केड्यूल टाइम, कहता है जो टाइम उस पर लग रहा था उसमें से 4 घंटा कम लगेगा। आपको पता होना चाहिए यदि हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। मान लीजिए यहाँ से ये क्या बोलते हैं रामगढ़ से हमको रांची जाना है, तो जो एक्चुअल टाइम लगता है यदि हम जितना एक्चुअल स्पीड से जाते हैं उस स्पीड में हम बढ़ा दें, स्पीड ज़्यादा कर दें, तो हमको मान लीजिए 1 घंटा लगता था, अब हो सकता है आधा ही घंटा लगता है। जितना स्पीड बढ़ाएंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, और जितना धीरे धीरे चलेंगे बैलगाड़ी तरह उतना ही क्या होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि आप जान लीजिए कि जो रिलेशन होता है स्पीड और टाइम का, टाइम बढ़ाने से स्पीड कम होता है, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है। जैसे फार्मूला है, क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी कोई वेरिएबल जो भी प्रोडक्ट में होता है मल्टीप्लाई में होता है तो एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है, दूसरा को घटाने से पहला बढ़ता है। से स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड, जब भी मल्टीप्लाई फॉर्म में रहे तो ऐसे ही होता है। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, है ना। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा इसमें। अब देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं उसी प्रकार से, लेस दैन द
शेड्यूल टाइम। एंड इफ कहता है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब जितना ट्रेन का स्पीड था उसमें 6 किलोमीटर पर आवर घटा दिए। मान लीजिए पहले 40 है, 40 से हम घटा के कर दिए क्या, 6 घटा दिए तो कितना हुआ, अब का 34 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, यदि इधर घटा देंगे ये स्पीड तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। द शेड्यूल्ड टाइम, जो शेड्यूल टाइम है उससे ज़्यादा लगेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन कितना से कितना दूर गया। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि दो कंडीशन यहाँ पे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि जो आपका स्पीड और क्या और टाइम है, स्पीड जो भी मेरा एक्चुअल है, एक्चुअल टाइम में स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे तो क्या होगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर यदि हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 4 घंटा कम टाइम लगेगा, 4 घंटा कम टाइम लगेगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर कहता है कि यदि इसका स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर दें कि स्लो कर दें यानी कम कर दें तो क्या होगा, 6 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो एक्चुअल टाइम है ना, और एक्चुअल स्पीड है ट्रेन का, वो चीज़ हम पहले लिखते हैं। कुछ भी मान लेते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना, बी या इक्वल टू क्या मान लिए, तो मान लिए x किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड मान लिए। उसी प्रकार से ये क्या है, स्पीड को मान लिया। अब टाइम को मान लेते हैं ना कि एक्चुअल टाइम कितना लगता है, एक्चुअल टाइम ऑफ द ट्रेन क्या होगा, इसको अलग मान लेते हैं। ये होगा टाइम y आवर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y आवर्स। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, दो पार्ट में इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में जो है आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्या कह रहा है, क्या रहा है उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इफ़ द स्पीड इज स्पीड क्या है, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज हो रहा है ना। फर्स्ट पार्ट में देखिए स्पीड को इंक्रीज, फास्टर मतलब ज़्यादा कर दिया गया है। इंक्रीज बाय 6 कितना से 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो देन क्या हो जाता है, टाइम ऑफ जर्नी है ना, जर्नी टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज हो रहा है तो वो लिख देना है बाय देखिए ऊपर में 4 आवर्स। ठीक है, कहता है कि यदि ये स्पीड में, ट्रेन का स्पीड में क्या करें कि 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो ये क्या होता है, ट्रेन का टाइम जो है 4 आवर घट जाता है, 4 आवर्स घट जाता है। तो देखिए हम लोग का पता है दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, मतलब जाना जो स्पीड से जाओ या स्लो से जाओ, आपको जाना तो ही है। तो लिख देते हैं क्या कि जो डिस्टेंस का फार्मूला है, इधर भी लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन और इधर भी लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। तो क्या है इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x इंटू वाई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको मान है x और इसको मान है y, ये डिस्टेंस है।
अब डिस्टेंस में क्या करा, 6 बढ़ा दिया, मतलब ये जो है इंक्रीज किया गया है स्पीड, स्पीड मेरा x है तो x में इंक्रीज कर दीजिए कितना, 6 इंक्रीज किए। अब क्या है यहाँ पे ये टाइम में 4 आवर्स घट रहा है, यानी टाइम क्या है y में क्या हो रहा है 4 आवर्स घट रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जो समझना है यहीं पर समझना है। ठीक, जैसा क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर दोनों चूंकि क्या है, ये आपका डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। आप कहिएगा सर यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे, यहाँ कोई नहीं, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये क्या हो रहा है, दोनों मेंटेन हो जा रहा है, इसके वैल्यू में कोई यहाँ पे चेंज ही नहीं। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, लेकिन कभी भी दोनों प्लस प्लस में नहीं होगा, पता होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए स्पीड भी बढ़ा देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, इसलिए मेंटेन दोनों हो रहा है, दोनों यहाँ और यहाँ क्या है सेम है। इसलिए कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए आप। इसको हम क्या लिख, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस से इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये -4x इधर ले आएंगे, क्या होगा 4x माइनस क्या होगा 6y हो गया, और वो बेचारा को रहने दीजिए उधर ही -24। चलिए 4 से 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा -12। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली या अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें जो है स्पीड डिक्रीज किया गया है। स्पीड क्या है x डिक्रीज किया गया है कितना 6 किलोमीटर पर आवर घटा दिया है। अब ये है y मेरा क्या है, ये टाइम है, टाइम y है, तो y टाइम में क्या किया है 6 जो है इंक्रीज किया गया, यानी प्लस क्या होगा 6, ये हो गया 6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस प्रकार से मेरा सेम क्वेश्चन ये बनेगी स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, जो कि आप जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है बनाइए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप x और y का वैल्यू किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है x और y को भी जो वैल्यू आएगा, y मेरा क्या है, y मेरा है आपका टाइम, तो y हो गया टाइम, और x मेरा क्या है, तो x है मेरा स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड और टाइम दोनों निकल जाएगा, जो कि एक्चुअल है। उसके बाद जब निकल जाएगा तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो जाएगा। और दूसरा एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ये टाइम कितना लगता है y आवर्स, जो कि हम माने थे, ये हो गया 24 आवर्स। अब क्या है कि हमको पूछ रहा था लेंथ ऑफ द जर्नी ऑफ द ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड मेरा है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम आया है 24 आवर्स, यानी कि ये हो गया 720 किलोमीटर। यानी जो ये ट्रेन है ये डिस्टेंस कवर करेगा 720 किलोमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द जर्नी ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 720 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।